देखिए, अपने चर्चा कर रहे थे कि कोरियोर स्पोर्ट्स कैसे अस्तित्व में आता है, कैसे वास्तव में कोरियोर स्पोर्ट्स वास्तव में है क्या। जी सर। जब नॉर्थन और साउथर्न हेमिस्फीयर में हवाएं उल्टी दिशा में घूमती है और पानी भी उल्टी दिशा में चलता है, और इसी प्रकार से ओशियन वाटर करंट और हवाएं जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है। जी इसके लिए ये बताया जाता है कि कोरियोर स्पोर्ट जो है इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, और कोरियोर स्पोर्ट्स इनको अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। मैं आपको आश्चर्य की बात बताऊं कि जो कोरियोर स्पोर्ट्स हवाओं पर और पानी पर लगता है, वो कोरियोर स्पोर्ट सॉलिड गेट को कैसे प्रभावित करता है। ऐसे प्रश्न कोरा में और भी जगह होते रहे हैं, और कई वैज्ञानिक भी ऐसा चर्चा करते रहे हैं। एक्चुअली हमें कोरियोर स्पोर्ट्स को अगर समझना है तो बैक हिस्ट्री में जाना होगा। अगर पृथ्वी की बैक हिस्ट्री में जाएं तो जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी के जन्म का तरीका जब बदल जाता है, तो वास्तव में क्या है, कोरियोर स्पोर्ट्स का एक्सप्लेनेशन ऐसा होता है कि जो डिफरेंशियल रोटेशन को हम एक्सप्लेन कर रहे थे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि डिफरेंशियल रोटेशन और कोरियोर स्पोर्ट्स में क्या रिलेशन है, ये समझना होगा। जी। और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और अर्थ इस प्रकार से धीमी गति से जो सॉलिड गेट का फॉर्मेशन हुआ, धीमी गति से जो वायुमंडल और पानी और सॉलिड गेट अलग अलग हुए, और इस धीमी गति से जो एटमॉस्फेयर का ओरिजिन हुआ, पानी का ओरिजिन हुआ, और धीमी गति से महाद्वीप और महासागर बने। तो अगर आप बात करेंगे कि जुपिटर में कोरियोर स्पोर्ट्स कैसे काम करता है, सैटर्न में कोरियोर स्पोर्ट्स कैसे काम करता है, यूरेनस और नेपच्यून में कैसे करता है, तो जैसे अभी हमने कोरियोलिस फोर्स के बारे में डिस्कस किया था, आपने बताया कि किस तरीके से अदर प्लानेट में काम करता है। जो आपका कंसेप्ट है ट्विस्टिंग और आप स्क्वीजिंग बोलते हैं, उसमें एज गैप के बारे में आप क्या कहेंगे कि कितने टाइम बाद स्क्वीजिंग और ट्विस्टिंग जो होती है, कितने समय के बाद में ट्विस्टिंग होता है, ऑसिलेशन का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना है जी। और कितने समय के बाद में ये टाइम पीरियड इसका क्या है, कैसे एक ऑसिलेशन पूरा होता है, और कैसे एक ट्विस्टिंग और स्क्वीजिंग का एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट होता है। मैं आपको क्लियर कर दूं, हमारे पास सबसे ज्यादा डाटा जो है सूर्य के बारे में है। ओके। सूर्य पूरे एक सौर चक्र में पूरा ट्विस्ट हो जाता है, टाइट हो जाता है। उसमें पूरा 11.1 वर्ष का जो सौर चक्र होता है, 11.1 प्लस 11.1 यानी 22.2 वर्ष में सूर्य पूरा ट्विस्ट और टाइट हो जाता है जी। जुपिटर के बारे में ऐसे डाटा नहीं है। ओके। सैटर्न के बारे में ऐसे डाटा नहीं है, यूरेनस, नेपच्यून के बारे में भी नहीं है। और पृथ्वी के बारे में ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है जी, वो शायद क्या है कि 2500 वर्ष में पूरा फ्लिप हो जाता है। मैं डाटा की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो इनोवेटिव आइडिया दे रहा हूं, जो एक नया विचार दे रहा हूं, मैं वैज्ञानिकों की एक टीम के साथ में काम करना चाहता हूं। आप जैसे एक्सपर्ट हैं, तो मेरे पास में केवल एक नवाचार है, एक नया आइडिया है, नई सोच है, और मैं जो तरीका बता रहा हूं उसके पीछे बेस है। तो कितना समय लगता है पृथ्वी को ट्विस्ट और टाइट होने में, उसके बारे में हमें पूरे डाटा लेने पड़ेंगे। और मैं ये कहता हूं कि अगर आप देखें कि प्रतिदिन पृथ्वी धड़कती है, यानी पल्सेट होती है, इसी प्रकार से अगर आप एक सप्ताह में देखें, एक माह में देखें, और 6 माह में देखें, एक साल में देखें, तो पृथ्वी में एटमॉस्फेयर के मोशन को नोट कीजिए, भूकंप को जो आते हैं उनको नोट कीजिए। और इसी प्रकार से पृथ्वी में जो वेरिएबल रोटेशन होता है, रोटेशन जो है अप डाउन होता है, वो किस कारण से होता है, उसका तो साइकिल चलता है, जो साइक्लिक नेचर है कि निश्चित समय के बाद में वापस क्या है कि उसी स्थान पर भूकंप एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद में लगभग भूकंप आते हैं। जैसे मान लो कि अभी इक्वाडोर में भूकंप आया, और इतने वर्ष बाद में वापस भूकंप क्या इक्वाडोर में आता है, ये जापान में आता है, या विश्व के किसी स्थान पे आता है। तो जो भूकंप के विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि इतने समय के बाद में ये भूकंप फिर आ सकता है, वो अपने डाटा के हिसाब से बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी जो है किस प्रकार से ट्विस्ट होती है, टाइट होती है, कितना समय लगता है, इसके लिए हमें लार्ज स्केल पर डाटा इकट्ठे करने होंगे।
केवल मात्र क्या है कि मैं क्योंकि ये गणित की बात नहीं है जी, अभी बहुत सी बातें हैं, जैसे हमारा सूर्य है, हमारे दूसरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट हैं, कैसे धड़कते हैं, कैसे वाइब्रेट करते हैं, कैसे वो पल्सेट करते हैं, और इसी प्रकार से ब्रह्मांड के दूसरे ग्रह तारे हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन की बात है, डाटा कलेक्ट करने की बात है, और एक अकेला व्यक्ति पर्याप्त नहीं होता है। एक अकेला व्यक्ति इसको पूरा हैंडल नहीं कर सकता। श्योर सर, श्योर इसके सर। लिए हमें एक टीम के अनुसार काम करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे अगर हम देखें जो इंडियन प्लेट की मूवमेंट है, इंडियन प्लेट की मूवमेंट आपने अपनी बुक में मेंशन किया है कि डिफरेंट डायरेक्शन में रहती है, ना कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। जो हम इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के कोलिजन की बात करते हैं, हिमालय की फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो आप इंडियन प्लेट की जो अलग अलग डायरेक्शन में मूवमेंट की बात करते हैं, उसके फेवर में क्या एविडेंस या ऑब्जर्वेशन आपकी हैं? मैं जैसा कि मैं बता रहा हूं कि डिफरेंशियल रोटेशन पूरे ग्लोब को प्रभावित करता है, और इंडियन प्लेट की जो मूवमेंट है नॉर्थ की तरफ, जो मूवमेंट है, वो मूवमेंट अगर एक साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से देखें, एक डिफरेंशियल रोटेशन के हिसाब से देखें, तो मैं आपको बताऊं कि इंडियन प्लेट नॉर्थ की तरफ सिर्फ जरूर रही है जी, लेकिन हिमालय लगातार ऊंचा ऊपर नहीं हो रहा है। और कोई भी विश्व की कोई भी जो माउंटेन्स हैं वो लगातार ऊंचा नहीं हो सकते, वो थोड़ा नीचे भी होते हैं और ऊपर भी होते हैं जी। अगर आप ये कहते हैं कि इंडियन प्लेट लगातार नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, लगातार नॉर्थ की तरफ नहीं बढ़ रही है, वो थोड़ा सा साउथ की तरफ, एक तरह से उसमें वाइब्रेशन चलता रहता है, मतलब थोड़ा सा वो नीचे सिरकती है साउथ की तरफ, फिर इस प्रकार से नॉर्थ की तरफ, और इसी प्रकार से उसमें हल्का सा मूवमेंट जो है ईस्ट की तरफ होता है और हल्का सा मूवमेंट जो है वेस्ट की तरफ होता है। मतलब एक तरह से वो झंझनाती है, एक तरह से वो वाइब्रेट करती है। बट सर मेरा एविडेंस क्या है अपने पास उस डायरेक्शन? मेरा लॉजिक जी 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 सर, मैं कह रहा हूं कि अपने पास एविडेंस क्या है इस चीज का कि अगर हम ये माने कि वो हर डायरेक्शन में मूव करती है, या आप बता रहे जो झजकती है, तो उसका क्या एविडेंस है अपने पास? इसके पीछे एविडेंस हम ये कहते हैं कि डिफरेंशियल रोटेशन की जो लॉन्ग प्रोसेस है जी, उसको आप ध्यान से नोट कीजिए, कैसे प्लेट मोशन होता है, कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटीज काम करती है, और ये सारा अगर आप पूरे ग्लोब की पूरे पर बात करें कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, अब ऑस्ट्रेलिया है वो धीरे धीरे क्या है कि नॉर्थ की तरफ हर वर्ष 1.34 मीटर क्या है कि थोड़ा ऊपर की तरफ सरक रहा है, और इसी प्रकार से दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स है उनमें भी मूवमेंट होता है। हम पूरे ग्लोब की बात करें, केवल इंडिया की बात नहीं करें जी। अगर केवल इंडिया की बात करेंगे तो हमें ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर हम पूरे ग्लोब में जो एक्टिविटीज हो रही है, ग्लोब में जो मूवमेंट हो रहा है, चाहे वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में हो चाहे साउथर्न हेमिस्फीयर में हो, एक्चुअली क्या है कि एक तो ग्लोब सिकुड़ रहा है, और साथ में उसमें अब आप कहेंगे एविडेंस क्या है? एविडेंस ऐसे कि हमें कंपैरिजन करना पड़ता है दूसरे प्लैनेट्स पर क्या हो रहा है, दूसरे मून्स में क्या हो रहा है, दूसरे स्टार में क्या हो रहा है। जब हम उन सबको कंपेयर करते हैं तो और उनको कोरिलेट करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि वास्तव में ये जो हो रहा है, तो इंडियन प्लेट की बात करेंगे तो वास्तव में थोड़ा नॉर्थ की तरफ, थोड़ा साउथ की तरफ, थोड़ा ईस्ट की तरफ, थोड़ा वेस्ट की तरफ, इस प्रकार से जो ये मूवमेंट हो रहा है ये प्रत्येक कॉन्टिनेंट में हो रहा है। और जैसे कि मैं ये आपको क्लियर कर दूं कि पहले से मैं जो शुरुआत मैंने जिस तरह से ट्विस्टिंग की आइडिया से की है, जी जी, तो वास्तव में क्या है कि आप पूरे सिस्टम को देखिए, केवल अर्थ को नहीं देखिए, मून को भी शामिल कीजिए, पूरा जो अर्थ सिस्टम है कैसे काम कर रहा है। तो केवल मात्र हम इंडियन प्लेट या ऑस्ट्रेलियन या अफ्रीका या फिर ग्रीनलैंड या मेडागास्कर इन सब की बात नहीं कर, केवल मात्र इससे नहीं, बल्कि हमें अगर इंडियन प्लेट के मोशन को समझना है तो हमें ये सोचना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है वो अंटार्कटिका से ब्रेक होकर के और इस प्रकार से अफ्रीका इधर चला गया, और इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, और इस प्रकार से इंडिया ऊपर की तरफ बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इसके पीछे मेरा तर्क ये है, साइंटिफिक लॉजिक ये है, इसके पीछे कारण ये है कि मैं ये समझा सकता हूं कि ग्लोब किस प्रकार से कॉन्टैक्ट होता हुआ, ट्विस्ट और टाइट होता हुआ इंडिया, हाँ ये जरूर है
कि इंडिया एशिया से टकराया और इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, लेकिन केवल इस प्रकार से ऐसे नहीं बढ़ रहा है, बल्कि एक सिस्टमेटिक, अगर आप एक प्रोसेस की बात करते हैं, जब एक पूरी चैन की बात करते हैं कि किस प्रकार से मिनी नेपच्यून सिकुड़ते हैं, किस प्रकार से सुपरा सिकुड़ते हैं, किस प्रकार से सिकुड़ते पृथ्वी इस प्रकार से, तो पूरी सिस्टम की बात करते हैं तो माउंटेन्स किस प्रकार से हलचल कर रहे हैं, किस प्रकार से क्या है सॉलिड क्या है कि मूवमेंट हो रही है। तो ये मैं कहना चाहूंगा इंडियन प्लेट जो है वो एक प्रकार से क्या है कि नॉर्थ की तरफ जो सरक रही है, ईस्ट और वेस्ट और साउथ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप केवल मात्र हिमालय ऊपर उठ रहा है, ये भी उनको ऑब्जर्व करना चाहिए कि हिमालय केवल उठ ही नहीं रहा है ऊपर, बल्कि नीचे डाउन भी हो रहा है। आप थोड़ा गूगल पे सर्च करके देखिए, हिमालय जो क्या है कि लगातार ऊपर की तरफ नहीं उठ रहा है, और कोई भी जो क्या है कि माउंटेन्स लगातार ऊपर की तरफ उठ ही नहीं सकता, क्योंकि ये साइंटिफिक लॉजिक के हिसाब से अगर आप जैसे कि मैंने बताया कि पृथ्वी के जन्म का तरीका इस तरह से है, तो इस प्रकार से अगर आप इस सीक्वेंस में, इस कड़ी में बात करेंगे, तब वो सिकुड़ता हुआ ग्लोब, तब उसमें सिकुड़ते हुए ग्लोब में जियोलॉजी कैसे होगी, और एक्सपेंडिंग ग्लोब में जैसे अर्थ एक्सपेंड ना होकर अगर कांटेक्ट होती जा रही है, तो इस प्रकार से अगर कांटेक्ट होगी तो कॉन्टिनेंट्स पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, और महाद्वीपों और छोटे टापुओं पर, छोटे द्वीपों पर, बड़े द्वीपों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सर एक्चुअली नेक्स्ट चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि आपका प्लेट टेक्टोनिक्स के कंसेप्ट के ऊपर आपका क्या टेक है कि प्लेट टेक्टोनिक्स एक्चुअल में अर्थ प्लेट्स में डिवाइडेड हैं, या आप उसको किस तरीके से देखते हैं अपने कंसेप्ट के रिस्पेक्ट में? देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ, प्रश्न तो ये है कि वास्तव में टेक्टोनिक्स एक्टिविटीज कब शुरू होती है, कैसे शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि जितने भी फॉल्ट है, जितने भी फोल्ड है, जितने भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट प्लेट मोशन है, ट्रांसफॉर्मर प्लेट मोशन है, ये सब क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि हमें एक यूनिवर्सल प्रोसेस को देखना होगा। प्लैनेट्स में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, कैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून ट्रांसफॉर्म होकर के अर्थ में आते हैं, तो जो सॉलिड केट का फॉर्मेशन होता है उसके साथ साथ क्या है टेक्टोनिक एक्टिविटीज का ओरिजिन होने लगता है, उसके साथ साथ सीस्मिक प्रोसेस शुरू हो जाती है, उसके अनुसार क्या है कि अर्थक्वेक आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप जो ये विल्सन साइकिल है या ये कॉन्टिनेंट का मूवमेंट है, इस प्रकार से कई कॉन्टिनेंट एक दूसरे से दूर हट रहे हैं, कई कॉन्टिनेंट एक दूसरे के पास आ रहे हैं, और कई जगह ट्रांसफॉर्म प्लेट मोशन होता है, कई जगह डाइवर्जेंट प्लेट मोशन हो रहा है। तो टेक्टोनिक एक्टिविटी कहां से शुरू होती है, प्रश्न तो यह है, ओरिजिन कहां से होता है। सर एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर क्या राय रखते हैं कि प्लेट एक्चुअल में प्लेट्स एग्जिस्ट करती हैं या नहीं करती हैं, या अर्थ प्लेट्स में डिवाइडेड है या नहीं है? बिल्कुल है, डिवाइडेड है, और प्लेट टेक्टोनिक्स का मेरा ये है कहना कि आप ये बात कीजिए कि ये डिवीजन कब से शुरू हुआ। ओके। हाँ, संपूर्ण ग्लोब जो है अलग अलग प्लेट में डिवाइडेड है, मैं इस बात को सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये प्रोसेस शुरू कहां से हुई, इसका ओरिजिन क्या है। जब हम पृथ्वी के जन्म का तरीका बदल रहे हैं, पृथ्वी का जन्म जो है अब तक जो बताया जाता है कि 4.6 बिलियन वर्ष पहले इस प्रकार से मैटर जो है कॉलिजन हुआ और इस प्रकार से पृथ्वी का जन्म हुआ, तो वो पृथ्वी के जन्म का तरीका ही गलत है। और वास्तव में जो पृथ्वी का जन्म का तरीका यह है कि एक जो नासा के कैप्टर मिशन से इतने ग्रह खोजे जा चुके हैं, उन सभी को एक सीक्वेंस में, एक कड़ी में देखें, और इस प्रकार से एक जब श्रृंखला बन जाती है और उनका कंपैरिजन करते हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि वास्तव में सॉलिड क्रेस्ट कैसे फॉर्म हुई, कैसे टेक्टोनिक एक्टिविटी शुरू हुई। तो वास्तव में जो प्लेट डिवीजन है, इस प्रकार से अलग अलग प्लेट्स है, तो वो कैसे ये सब इस सब का अस्तित्व कैसे आया। तो ये सब क्या है कि जैसे मिनरल डिपोजिशन कैसे हुआ, रॉक फॉर्मेशन कैसे हुआ, माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुआ, ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस जो है वो एक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ, इस प्रकार से एक गैसियन प्लैनेट जो है वो धीरे धीरे सॉलिड प्लैनेट में, सॉलिड रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होता है। ओके।
एक और जो कॉमन क्वेश्चन जो एक आम आदमी के माइंड में आपके कंसेप्ट से आएगा, तो आप दिन रात को कैसे देखते हैं? जो डे नाइट का प्रोसेस है वो किस तरीके से हैपन होता है? अगर हम ये माने कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। यस सर, ये दिन रात का प्रश्न कई जनों ने पूछा, हर आदमी मुझे पूछता है कि अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करती जी जी तो आप ये बताइए कि ये डे नाइट कैसे होता है। जी। जब मैं हर एक व्यक्ति के सामने ऐसी बात करता हूं जो साइंस का एक्सपर्ट होता है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती बल्कि ट्विस्ट और टाइट होती है, जी जी, तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले तो पृथ्वी का जन्म कब हुआ, कैसे हुआ। जब ब्रह्मांड इस प्रकार से कसा जाता है, ट्विस्ट और टाइट होता है, तो सेंटर पर एक ब्लैक होल बनता है और वो ब्लैक होल धीरे धीरे सेंटर से रिमूव होता है। दोबारा फिर ब्रह्मांड ट्विस्ट और टाइट होता है, फिर एक ब्लैक होल बनता है। इस प्रकार से दूसरा ब्लैक होल, इस प्रकार से तीसरा फिर ब्लैक होल, इस प्रकार से सैकड़ों ब्लैक होल बनते जाते हैं, अनेक ब्लैक होल बनते जाते हैं। वो ब्लैक होल धीरे धीरे तारों में कन्वर्ट होते हैं। ओके। और डिफरेंट तारों में कन्वर्ट होते होते फिर वो सूर्य में कन्वर्ट होते हैं और सूर्य से फिर ग्रहों में, गैसियन प्लैनेट में, गैसियन प्लैनेट से फिर रॉकी प्लैनेट में कन्वर्ट होते हैं, जैसा हमारा पृथ्वी है। अब देखिए कि आप कि जब ब्रह्मांड जब ट्विस्ट टाइट हो रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उससे उत्पन्न हुआ जो ब्लैक होल है वो ट्विस्ट और टाइट हो रहा है। और उससे क्या है कि जो गैलेक्सियां हैं, फिर जो डिफरेंट तारे हैं, वो सभी ट्विस्ट और टाइट हो रहे हैं। हमारा सूर्य भी ट्विस्ट टाइट हो रहा है। इस प्रकार से सूर्य धीरे धीरे हॉट जुपिटर से हमारा जो कूल जुपिटर, इस प्रकार से धीमी गति से वो ट्विस्टिंग का जो प्रोसेस है वो चलता चलता धीमी गति से हमारे पृथ्वी में रोटेशन के रूप में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप हवाओं की गति को देखें, पानी के मूवमेंट को देखें, हवाओं की मूवमेंट को देखें, और आप इसके ये जो मानचित्र है, विश्व का मानचित्र है, जिस प्रकार से इसमें कॉन्टिनेंट का जो ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, इससे साफ लगता है कि ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो कॉन्टिनेंट है वो इधर जा रहे हैं और साउथर्न हेमिस्फीयर में कॉन्टिनेंट है वो इधर जा रहे हैं जी। तो इसका मतलब यह है कि अपोजिट डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ये तो क्लियर है। तो वास्तव में क्या है कि अगर आप नॉर्थर्न और साउथर्न हेमिस्फीयर को देखें तो अपोजिट डायरेक्शन में ये जो चल रहा है, इस प्रकार से प्रोसेस चल रहा है हवाओं का, पानी का और सॉलिड के ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो इससे ये मालूम पड़ता है कि वास्तव में क्या पृथ्वी ट्विस्ट हो रही है। लेकिन ट्विस्टिंग का ये जो रेट है ये बहुत ही कम है, इतना धीमा है कि हम इसको लगातार इसको नोट नहीं मतलब तत्काल इसको फील नहीं कर सकते। मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, ध्यान से सुनिएगा कि अल्फ्रेड वैगनर ने पेंजिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट का बताया कि पेंजिया था और सुपर कॉन्टिनेंट था, और वो ब्रेक होकर के एक कॉन्टिनेंट वेस्ट में चला गया, एक कॉन्टिनेंट नॉर्थ में चला गया, एक ईस्ट में चला गया। मुझे एक बार बताइए कि जब ये कॉन्टिनेंट लाखों वर्षों में एक पूर्व में जा रहा है, एक पश्चिम में जा रहा है, एक उत्तर में जा रहा है, तो घूर्णन क्या हो रहा है, क्या घूम रहा है? इसका मतलब पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, वॉबलिंग हो रहा है, लड़खड़ा रही है पृथ्वी। नहीं सर, उसका तो जो एविडेंस दिया है वैगनर ने, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के जो एविडेंस हम देखते हैं कि कन्वेंशनल करंट जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बीनीथ द अर्थ जो कन्वेंशनल करंट जनरेट होता है, तो वो उन्होंने उसका एविडेंस दिया है, उसको माना है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि अगर अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अर्थ रोटेट नहीं कर रही है। इससे ये तो हम देखिए कन्वेक्शन करंट कैसे चलते हैं, इसको आपको समझने के लिए कन्वेक्टिव फोर्स कैसे काम करते हैं, इसके लिए आपको जो पृथ्वी का जन्म का जो तरीका मैं बता रहा हूं उसके अनुसार आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में अल्फ्रेड वैगनर को यह पता ही नहीं था कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ। उस समय के दौरान 1930 की बात है, उस समय क्या है कि सर्च टेक्टोनिक्स के बारे में सोचा जाने लगा था, क्योंकि उस समय ऐसा भी कुछ ऐसे वैज्ञानिक थे जो अल्फ्रेड वैगनर से सहमत नहीं थे। मैं आपको बताऊं कि अल्फ्रेड वैगनर का जो ये कन्वेक्शन का तर्क है कि इस प्रकार से क्या है कि पृथ्वी के अंदर से हीट निकलती है और वो हीट क्या है कि कॉन्टिनेंट्स को ब्रेक करती है और इस प्रकार से डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। वास्तव में क्या है कि आप
जो सुपर कॉन्टिनेंट को अगर आप इस दृष्टि से देखें, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सुपर अर्थ और अर्थ, इस दृष्टि से देखें तो आपको सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ लगेगा ही नहीं, इसमें सुपर कॉन्टिनेंट जैसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये जिस प्रकार से ये अलग अलग चांद पर इसमें डिफरेंशियल रोटेशन के अवशेष आज भी हैं। अगर आप पूरे ग्लोब पर के मानचित्र पर डिफरेंशियल रोटेशन के प्रमाण देखें तो आपको ये जो है मैक्सिको है या नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, ड्रैक पैसेज है, या आप मिड अटलांटिक रिज है, ये इस प्रकार से ये बेंड हुई हुई है। इसी प्रकार से अफ्रीका इस प्रकार से बेंड हुआ है, इस प्रकार से इंडिया भी बेंड हुआ है। अगर आप इस प्रकार से अगर देखें तो न्यूजीलैंड में भी इस प्रकार से फॉल्ट है, और ये इंडोनेशिया और इस प्रकार से मलेशिया और ये फिलीपींस, ये सभी में इस प्रकार से बेंडिंग है। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं रोटेशन को कैसे एक्सप्लेन करता हूं और ट्विस्टिंग को कैसे एक्सप्लेन करता हूं। वास्तव में पृथ्वी कैसे घूर्णन नहीं करती, जो गैलेक्सियों में हो रहा है, जो तारों में हो रहा है, मतलब कहने का मतलब यह है कि मैं थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की बात कर रहा हूं। मतलब क्या है कि आप ट्विस्टिंग को आप ब्रह्मांड में विशाल रूप में देख सकते हैं, सूर्य में, तारों में, ग्रहों में, तो वो ही ट्विस्टिंग, वो ही डिफरेंशियल रोटेशन भविष्य में जाकर के पृथ्वी में इस रूप में प्रकट होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पृथ्वी पर दिन रात कैसे होते हैं, तो दिन रात तो एक फॉल्ट स्केल की बात है। सुनिए ध्यान से, आप इस बात को गौर कीजिएगा कि दिन रात जो हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही फॉल्ट स्केल 24 घंटे की बात है। लेकिन अगर हम इसको लार्ज स्केल पर देखें, मतलब 1 महीने, 6 महीने, 1 साल, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में ये दृश्य बदल गया। वास्तव में क्या है कि पृथ्वी ट्विस्ट हो रही है। मतलब 24 घंटे का जो समय है उसके आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी घूर्णन करती है। लेकिन अगर आप इस बात को क्या है कि लार्ज स्केल पर देखेंगे, मतलब क्या है लॉन्ग टाइम स्केल पर देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में दिन रात का जो कंसेप्ट है वास्तव में यहां जाकर के बदल जाता है। यहां दिन रात की बात नहीं होती। तो ठीक उसी तरह से मैं कह रहा हूं कि लाखों सालों में पृथ्वी क्या इस प्रकार से वाइब्रेट हो रही है। लाखों सालों में जिस प्रकार से ये बताया जाता है कि सुपर कॉन्टिनेंट ब्रेक होकर के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, तो इस प्रकार से मैं दिन रात की कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। ओके सर, एक्चुअली आपने जैसे कहा कि जो ट्विस्टिंग है वो काफी स्लो प्रोसेस है, बट जो डे नाइट बहुत स्लो प्रोसेस है, जो डे नाइट की प्रक्रिया है वो तो 24 आवर्स की है। तो इनको आप कैसे जोड़ के देख सकते हैं? जो डे नाइट की कंसेप्ट है, आप वेरिएबल रोटेशन देखिए, साथ में क्या है कि आप नेट पर सर्च कीजिए कि वेरिएबल रोटेशन के जो पेपर आए हैं उनको ध्यान से देखिए कि पृथ्वी का रोटेशन जो है वो लगातार क्या है, एक तो डिक्रीज हो रहा है और अप डाउन भी हो रहा है। अभी 24 घंटे है, पहले 24 घंटे से कम था, 20 घंटे था, 20 घंटे से पहले 15 घंटे था, 15 घंटे से पहले। ये पेपर मैंने पढ़े हैं और मेरे ग्रुप में मैंने इसको डाला है। मेरे फेसबुक जो ग्रुप है, इस सुपर कॉन्टिनेंट नॉट ए गिगेंटिक इल्यूजन में मैंने इसको डाला है। और आपको बताऊं कि जो डे नाइट की ये जो एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप, तो ये तो हमने अपने मनुष्य ने अपने हिसाब से वैज्ञानिक रूप से इसको 24 घंटे निर्धारित किया है। लेकिन वास्तव में अगर देखें कि वास्तव में ऑसिलेशन कैसे हो रहा है, वाइब्रेशन कैसे हो रहा है, तो इसको आप एक लॉन्ग प्रोसेस के हिसाब से सोचिए। अगर ये पृथ्वी जो है वो ट्विस्ट क्या है कि जैसे स्पेस फैब्रिक में दिखाया जाता है कि इस प्रकार से वो क्या स्पेस फैब्रिक को ट्विस्ट करती है। लेकिन ये तो एक हेमिस्फीयर की बात हुई, दूसरे हेमिस्फीयर में अपोजिट डायरेक्शन में ट्विस्ट हो रहा है। अगर आप डे नाइट की कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आपको रेट ऑफ ऑसिलेशन यानी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी क्या है वो उस पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मतलब एक लॉन्ग प्रोसेस जो है वो जो ऑसिलेशन की है वो ट्रांसफॉर्म होते हुए, कन्वर्ट होते हुए धीरे धीरे इस रूप में कि मतलब रोटेशन का ओरिजिन कैसे हुआ। आज पृथ्वी हमें जिस प्रकार से रोटेट होती हुई दिखती है, दिन में कितनी बार वो धड़कती है, इस बात को आप नोट कीजिए कि जब शाम का समय होता है तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज में थोड़ा सा एक प्रभाव पड़ता है। जब संधि काल होता है उस समय क्या टेक्टोनिक एक्टिविटीज पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो आप देखिए कि सुबह के समय, शाम के समय इस प्रकार से जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज है
उस पर प्रभाव पड़ता है, जैसे ही सूर्यास्त होता है। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी में वाइब्रेशन हो रहा है, धड़कन हो रहा है, वो धड़कन उसी ट्विस्टिंग का रेमिनेंट है जो लॉन्ग प्रोसेस चल रही। इसलिए मैं कहता हूं कि दिन रात का कंसेप्ट मैं ऐसे समझाता हूं। आपने काफ़ी विस्तार से अपने कंसेप्ट को हमारे प्लेटफॉर्म पे रखा, और इससे जो भी अदर कंसेप्ट्स निकल के आएंगे, बाकी एक्सपर्ट्स जो इसको एनालाइज करेंगे अपनी वीडियोस को देख के, जो उनके क्वेश्चन होंगे, हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में फिर आपसे उन क्वेश्चंस के साथ हम डिस्कस करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे जैसे नए अनुसंधान आएंगे, जैसे मैं आपको एक बताऊं कि मॉस्को यूनिवर्सिटी का एक बुलेटिन आता है, उसमें एक वैज्ञानिक चर्चा कर रहे हैं ट्विस्टिंग ऑफ अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। मैंने अपने रेफरेंसेज में ये बताया है कि ट्विस्टिंग की बात करने वाला मैं धरती पर मैं अकेला इंसान नहीं हूं, और भी लोग ट्विस्टिंग की बात करते हैं कि पृथ्वी ट्विस्ट होती है। एक बात। दूसरी बात आपको बताऊं कि कैसे गैस जिन प्लेनेट ट्रांसफॉर्म होते हैं रॉकी प्लेनेट में, ऐसी दुनिया में चर्चा होने लगी है। कब? जब क्या है कि नासा का कैप्टन मिशन का अब क्या है कि उसका रिव्यू होने लगा है। अब ये पता चलने लगा है कि वास्तव में इतने प्लेनेट मिले हैं, तो आखिर हमारे पृथ्वी के जन्म का तरीका ही बदल जाएगा। आप नेट पर ये सर्च कीजिए, आपको निश्चित से ये मिलेगा। धन्यवाद। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और मेरा पर्सनली मानना है कि साइंस तभी तरक्की कर सकता है जब हम उसको अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, और आपने अपना नज़रिया हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, वेलकम।